हेलो बच्चों आज हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान, संविधान हमको कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, संविधान हमको क्यों चाहिए और संविधान क्या है। देखिए, एक देश में हम रह रहे हैं। इस देश में हम रहने के लिए अगर हमारे ऊपर एक सरकार होगी, ठीक है, सरकार, और अगर ये डिक्टेटरशिप होगा और मोनार्की बेसिस में होगा तो यहाँ पे क्या होगा, कम्युनिस्ट होगा, कम्युनिज्म यहाँ पे होगा और डेमोक्रेसी नहीं है तो यहाँ पे किंग होंगे, ओके, और क्वीन होंगे। इस तरह से वो मोनार्की सिस्टम में होते हैं जिस तरह। और अगर डेमोक्रेसी है तो यहाँ पे गवर्नमेंट सरकार होगा, ठीक है। जो भी ऊपर लेवल में किंग, क्वीन और गवर्नमेंट जो है वो एक देश को चलाने के लिए कैसे चलाएगा, उसके हिसाब से चलाएगा। आज उसका मन हो गया तो वो किसी को लाके मार देगा, और आज जिसका मन हो गया तो मन है तो किसी को लाके जिंदा जला दिया, किसी को लाके फांसी में लटका दिया। इस तरह से वो करेगा क्या? इस तरह के एटीट्यूड वो चुनिंदा जो हायर अथॉरिटी है गवर्नमेंट में और किंग है वो करेगा क्या? नहीं। एक देश को चलाने के लिए लिखित संविधान होना चाहिए, एक संविधान जिसमें सारे नियम और कानून, ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक देश को कैसे चलाया जाएगा, हाउ टू रूल ए कंट्री, एवरीथिंग वाज रिटन देयर। तो एक देश को चलाने के लिए एक रिटन संविधान होना जरूरी है, जो कि सारे देश, अगर वो कम्युनिस्ट है और वहाँ पे मोनार्की सिस्टम है, अगर वो डेमोक्रेटिक भी है, वहाँ पे भी गवर्नमेंट रहता है, तो एक कम्युनिस्ट और गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक कंट्री, जो भी कंट्री है, उनका एक एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान एक देश को कोई भी नहीं चला सकता है। तो वो प्री डिफाइंड है, ऑलरेडी प्री डिफाइंड होके वो रिटन होके वहाँ पे है कि देश को आने वाले पीढ़ियाँ कैसे चलाएंगी, ठीक है। तो इस देश को चलाने के लिए संविधान, एक देश को चलाने के लिए हमारे पास एक संविधान, रिटन संविधान होना जरूरी है और आवश्यक है। तो उस हिसाब से हमारा देश भारत में भी कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी टू ऑल पर्सन्स एंड सेज दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, हमारा देश का संविधान ये बोलता है कि राइट टू इक्वालिटी, यहाँ पे सबके पास समान अधिकार होगा। राइट टू इक्वालिटी, सब यहाँ पे इक्वल है इस देश में, हमारा देश भारत में सभी, यहाँ पे सभी नागरिक देश का इक्वल है। वो जाति, धर्म, वर्ण निर्विशेष में, रिलीजन, रेस, कास्ट, ओके, और इस हिसाब से सभी में सभी समान है। तो राइट टू इक्वालिटी यहाँ पे हमारा संविधान एक गारंटी देता है, ठीक है। और हमारा संविधान, अगर हम बात करेंगे संविधान कभी तैयार हुआ था, संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। और कब से इफेक्ट कार्यकारी को कब से हुआ? कार्यकारी उसका 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो 1934 में 1934 में 1934 में तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया था, द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया था। बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। जब देश स्वाधीन हुआ उसके तुरंत पहले ही दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाने का कार्य ऑलरेडी शुरू कर चुका था, ठीक है। और 1949 नवंबर में ये
खत्म कंप्लीट हो गया। और कब से कार्यकारी हुआ, लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, हमारा जो देश है, इस देश में हम सेक्युलर है। ठीक है, अगर एक देश को हम सेक्युलर, हमारा संविधान हमारा देश को सेक्युलर मानता है, संविधान में लिखा है सेक्युलर है। यहाँ पे बहुत सारे, देखिए हमारा देश एक बहुत, यहाँ पे इनइक्वालिटीज ज़्यादा है। इनइक्वालिटी मतलब यहाँ पे लैंग्वेज बेसिस में बहुत सारे लोग रहते हैं। यहाँ पे स्टेट में, एक एक स्टेट में डिफरेंट टाइप्स के भी आप रीजन वाइज लोग पाएंगे। ठीक है, हमारे देश में बहुत सारे जात भाषा भी बोलने वाले लोग और बहुत सारे ठीक है स्टेट में डिफरेंट वेराइटी के लोग यहाँ पे आप पाएंगे। तो इनमें बहुत जाति के भी लोग रहते हैं। ठीक है, माइनॉरिटीज एंड मेजोरिटीज, वी कैन से हिंदूज रहते हैं, क्रिश्चियंस रहते हैं, मुस्लिम्स रहते हैं, सिख रहते हैं। ठीक है, तो इनमें मेजोरिटी अगर कोई कम्युनिटी है और माइनॉरिटी कम्युनिटी है तो इनमें क्या होगा, डोमिनेट नेचर आ जाएगा। एक मेजोरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी को डोमिनेट करना चाहेगा। ठीक है, इसीलिए हमारा संविधान राइट टू इक्वालिटी देता है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी का सभी को अधिकार देता है। ठीक है, यहां पे सभी समान है। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान में देखिए, संविधान हमारा बना क्यों? संविधान बनाने का और भी रीजन है। हम अपने आप को देखिए, जो संविधान एक रूल बना है ना, संविधान में सब जो रिटन रूल्स लिखे हुए देश को कैसे चलाएंगे। ठीक है, ये सब रूल लिखा है ऑलरेडी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, जो बनाए है संविधान को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, वो कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक संविधान देखिए, हमारे खुद से ही हमको बचाता है हमारा जो देश का संविधान। अगर एक डिसिप्लिन नहीं होगा हमारे अंदर, अगर डिसिप्लिन कैसे आएगा? अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो एक लाइफ का बैलेंस नहीं रहेगा। ठीक है, हमसे ही खुद का ही जो हमारा ही लॉस हो जाएगा। तो एक अगर डिसिप्लिन होगा, अगर एक रूल होगा तो ही लाइफ डिसिप्लिन रहेगा। तो संविधान में इस तरह से रूल लिखा है जो कि सभी हम सभी फॉलो करते हैं। अगर फॉलो इस तरह से करेंगे तो देश में क्या रहेगा? पीस बना रहेगा। ठीक है, और देश डिसिप्लिन वाइज चलता ही रहेगा। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा देश का विभिन्नता को नजर में रखते हुए, ठीक है, इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा है, इसको नजर में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, संविधान लिखा है। तो संविधान में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो की फीचर क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर देखिए, हम ज़्यादा नहीं जाएंगे डेप्थ में, क्योंकि हमको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है। और कॉन्स्टिट्यूशन एक समंदर है। ठीक है, हम धीरे धीरे इसके बारे में पढ़ते हैं, आर्टिकल्स वगैरह क्या क्या लिखा है। ठीक है, इसके बारे में हम हायर क्लासेस, हायर जो पहला और जो वीडियो आएगा आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी इंट्रोडक्शन हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर्स क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर है फेडरलिज्म। ओके, फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म देखिए, हमारा देश जो भारत इंडिया, इसका कैपिटल क्या कहाँ पे है? दिल्ली में। दिल्ली में ही सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट बैठा है। दिल्ली में बैठने वाला जो सरकार, वो तो डायरेक्ट आके आपका यूपी में और बिहार में, बिहार का बक्सर जिला, ठीक है, वहां पे अगर कुछ हो रहा है तो वो तो डायरेक्ट आके डील नहीं कर पाएगा ना। और झारखंड का एक बहुत छोटा सा गांव जहाँ पे कुछ इंसिडेंट हो रहा है, उनका कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, दिक्कत उनको हो रहा है, उनका बहुत सारा कुछ इमरजेंसी आ गया है, इश्यू है उस एरिया में, वो तो डायरेक्ट आके डील नहीं करेंगे दिल्ली में। इसीलिए इतना बड़ा जो देश है, इसको नजर रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरलिज्म बनाया गया है। मतलब इसको यूनियन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट हम बोलते हैं, तो वो पावर में रहेगा, फिर भी एक स्टेट बनाया जाएगा, स्टेट को भी पावर रख, रेस्पेक्टिव स्टेट्स वो भी पावर में रहेगा।
मतलब यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दो, यहाँ पे दोनों तरीके का गवर्नमेंट फॉर्मेशन किया जाएगा। और यहाँ पे तो 3 तरह का गवर्नमेंट होता है, फिर यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, देन लोकल गवर्नमेंट, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो लोकल गवर्नमेंट भी यहाँ पे बहुत मजबूत होना चाहिए। विदाउट लोकल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का भी कोई रोल नहीं रह पाएगा। तो इस तरह से टायर 1 अगर मानते हैं यूनियन गवर्नमेंट को, टायर 2 है स्टेट गवर्नमेंट और टायर 3 है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तीनों का जो पावर है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में जो पावर है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, इसको फेडरलिज्म हम बोलते हैं। यही है फेडरलिज्म, यही है फेडरल स्ट्रक्चर। स्टेट और सेंटर के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि ऑलरेडी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित किया गया है उसको, और कैसे दोनों में पावर बंटा रहेगा। और स्टेट का जो फंडिंग होगा वो उसका जो टैक्स कलेक्शन होगा और सेंटर का टैक्स कलेक्शन होगा वो भी इक्वल रहेगा। जो हमारा अभी हम क्या देख रहे हैं, जो जीएसटी है, हम ईच एंड एवरी जो टैक्सेबल जो प्रोडक्ट है उसको क्या देखते हैं हम, उसमें लिखा होगा जो बिल में एसजीएसटी और सीजीएसटी, आईजीएसटी, ओके। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं एसजीएसटी और सीजीएसटी के बारे में। सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी होता है जो टैक्स वो लेता है, और एसजीएसटी रेस्पेक्टिव स्टेट्स जो टैक्स आपसे लेता है। तो दो ही मिलके ही समान टैक्स लेते हैं ना। अगर वो टैक्स से सपोज मान लीजिए 5% का टैक्स उसमें लगता है, जैसे जो कि फर्टिलाइजर है, तो फर्टिलाइजर में 5% का टैक्स लगता है ना, तो 5% का टैक्स में 2.5% लेता है स्टेट गवर्नमेंट और 2.5% लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट। यही फेडरल स्ट्रक्चर में आता है, इसी को फेडरल स्ट्रक्चर हम बोलते हैं। दोनों इक्वल ही रहेंगे और दोनों का पावर भी इक्वल है। लेकिन बहुत सारे केसेस में स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकता है, ये भी लिखा गया है हमारे संविधान में। तो संविधान हिसाब से, इसीलिए ही तो संविधान हम जो पहले बोल रहे थे, संविधान क्यों बनाया गया, हमको संविधान क्यों चाहिए, इसीलिए ही तो संविधान चाहिए। अदरवाइज सब तो अपने अपने मनमानी करेंगे। यहाँ पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके अंदर तो कोई तालमेल ही नहीं रहेगा, जो कि कुछ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच जो भी अभी चल रहा है, पिछले कुछ साल से चल रहा है ना, आप देख रहे होंगे न्यूज में। स्टेट गवर्नमेंट सब हरदम ब्लेम लगाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कर दिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा इंटरवीन कर रहा है स्टेट में। तो इस तरह से जो चल रहा है वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन हो रहा है फेडरलिज्म के तहत। तो आइए फिर पढ़ते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म मीन्स जो हम असेंबली और जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और क्या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, हर एक स्टेट में डिवाइड किया गया है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज उसको बांटा गया है। इस तरह से पार्लियामेंट्री और कॉन्स्टिट्यूंसी और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में सरकार कौन चुनते हैं? हम खुद ही चुनते हैं, द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे संविधान में ये लिखा गया है, हम हमारा सरकार को खुद चुनेंगे। यहां पे कोई मनमानी नहीं, मोनोपोली नहीं चलेगा, कोई आके नहीं बैठेगा अपने हिसाब से। हम विद द पीपुल ऑफ इंडिया वी विल इलेक्ट आवर व्हाट गवर्नमेंट। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म, हम हमारा सरकार खुद चुनेंगे। यहां पे सब यूनिफॉर्म होगा, सब भी इक्वल, ऑल आर राइट टू इक्वालिटी जो बोले थे, सभी जो बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन के बेसिस से सभी यहां पे इक्वल होके सरकार चुनेंगे। दे विल इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, और भी वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, रेस, कास्ट और रिलीजन। वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देन सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन बिटवीन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जो पावर है वो जैसे हम फेडरलिज्म में बोले तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इस तरह से यहां पे क्या किया गया है? सेपरेशन ऑफ पावर में तीन भाग में सेपरेशन, जो तीन भाग में इसको बांटा गया है।
द सेपरेशन ऑफ पावर्स डिस्ट्रीब्यूट्स इन 3 फॉर्म्स, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ओके, और जुडिशियरी, जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तीनों सिस्टम है यहाँ पे हमारे देश में, तीनों सिस्टम में एक काम करता है लेजिस्लेचर के हिसाब से, और जुडिशियरी जो, और एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशियरी, ओके, तीनों ही लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर वो होते हैं जिनको हम इलेक्ट करके संसद में बिठाएं और असेंबली में बिठाएं, ठीक है, संसद में जिसको और असेंबली में जिनको हम बिठाएं आज एमएलए और एमपीज, वो है लेजिस्लेचर। वो कानून बनाते हैं, उनके ही सपोर्ट में कानून पार्लियामेंट में और विधानसभा में बनता है। और एग्जीक्यूटिव कौन है? जो देश को चला रहे हैं और कानून जो बन गए उसको इंप्लीमेंट जो कर रहे हैं और सरकार चला रहे हैं, वो है एग्जीक्यूटिव। तीनों ही मशीनरी है, लेजिस्लेटिव मशीनरी, एग्जीक्यूटिव मशीनरी और जुडिशियरी मशीनरी। अगर लेजिस्लेटिव मशीनरी ने कानून बनाया है तो एग्जीक्यूटिव मशीनरी ने कानून को इंप्लीमेंट करना है, सरकार को चलाना है, ओके। और जुडिशियरी का रोल क्या है? जुडिशियरी मशीनरी का रोल क्या आता है यहाँ पे? जुडिशियरी मशीनरी एक्सक्यूज मी, जुडिशियरी मशीनरी यहाँ पे नजर रखता है कि लेजिस्लेटिव मशीनरी और एग्जीक्यूटिव मशीनरी अपने काम ठीक से कर रहे हैं नहीं। सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के जो सिटीजन है, नागरिक है, उनको अगर कहीं पे कोई दिक्कत आता है, ठीक है, अगर कहीं पे कुछ दिक्कत आता है, वो क्या करेंगे? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तहत, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तहत यहां पे कोर्ट में जा सकते हैं। जुडिशियरी जो कि जज होते हैं, कोर्ट सिस्टम, यहां पे कोर्ट सिस्टम को हम कंप्लीटली, कोर्ट सिस्टम का हम जुडिशियरी मैकेनिज्म जो मशीनरी में लाते हैं, ठीक है। अगर इनमें से तीनों में से अगर एक ही मशीनरी फेल हो गया तो डेमोक्रेसी का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेल्योर हो जाएगा। यहां पे डेमोक्रेसी खतरे में आ सकता है अगर इन तीनों में से कुछ एक ही सिस्टम फेल्योर हो गया, एक ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया, तो यहां पे डेमोक्रेसी खतरे में आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद कौन आता है? 4 नंबर पे फंडामेंटल राइट्स आता है। फंडामेंटल राइट्स जो कि हम सभी का अधिकार है, हम सभी का मौलिक अधिकार, जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। राइट टू इक्वालिटी, वी ऑल आर इक्वल हियर, no one can discriminate on the basis of race, caste or religion, and right to freedom, सबके पास समान अधिकार है, सभी खुले हैं यहां पे। फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर स्पीच, फ्रीडम टू एक्सप्रेस what their expression, we cannot take action on the basis of that। और क्या है? right against exploitation, human trafficking and child labor, okay। then right to freedom of religion, हम यहां पे सभी धर्मों को समान अधिकार देंगे, सभी को मानेंगे, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा मेजोरिटी और माइनॉरिटी के तहत से। ये भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है, यहां पे सभी को कल्चर, अपना अपना कल्चर और एजुकेशन पाने का अधिकार है। वी ऑल आर इक्वल हियर। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर कुछ दिक्कत आपको आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, जैसे कि आपका संविधान के हिसाब से आपका कोई काम नहीं हो रहा है, अगर इसमें कुछ दिक्कत है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल जो फंडामेंटल राइट से वायोलेट हो रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, जुडिशियरी सिस्टम के पास जा सकते हैं। तो वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और सेक्युलरिज्म है, उसके बाद सेक्युलरिज्म, हम यहाँ पे सभी धर्म को समानता से मानते हैं। एक धर्म, हम हमारा स्टेट एक धर्म बेसिस नहीं है, जो जिसको कि हम बोलेंगे यही धर्म है मेजोरिटी और कुछ किसी धर्म को हम नहीं मानते हैं, तो इस तरह से नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो
ये हो गया हमारा फंडामेंटल जो था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो नेक्स्ट बोलते हैं, चलते हैं हम सेक्युलर की तरफ। ठीक है, हमारा टॉपिक है फंडा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्युलरिज्म। ठीक है, सेक्युलरिज्म के तरफ चलते हैं। चलिए, सेक्युलरिज्म। देखिए, सेक्युलरिज्म, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म एक देश में अगर हम रहते हैं, ठीक है, एक देश में हम रहते हैं, अगर उस देश में अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लिखे हैं, संविधान वो लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो लिखे गए हैं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो लिखा है उसको, वो वहां पे लिखा गया है हमारा स्टेट, हम इंडिया की, भारत की बात कर रहे हैं, हमारा स्टेट सेक्युलर है। मींस हम कोई भी धर्म को, ये हमारा स्टेट कोई भी धर्म को मानता नहीं है, मतलब कोई एक धर्म को मानता नहीं है। हमारा स्टेट ये नहीं मानता है कि हमारा स्टेट मेजोरिटी जो रिलीजन है वो मेजोरिटी हमारा स्टेट में ही है और हमारा स्टेट उसी मेजोरिटी के नाम से जाना जाएगा, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मानता नहीं है। सो वी आर सेक्युलर। ठीक है, वी आर सेक्युलर। सो सेक्युलर नहीं होने से क्या होता है? देखिए, आप एक देश में रह रहे हैं, हमारा देश सपोज और एक देश का बात कर रहे हैं, सब उस देश में आप रह रहे हैं, तो उस देश में अगर मेजोरिटी को, जैसे कि आप इजराइल का बात हम करेंगे, इजराइल में अभी जो इंसिडेंट चल रहा है, युद्ध चल रहा है पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच, इजराइल में जो ज्यूस थे, उनका ज्यूस जो थे वो मेजोरिटी है वहां पे, तो वो क्या करते हैं, वहां पे जो मुस्लिम वगैरह है, मुस्लिम्स और अदर माइनॉरिटीज जो पॉपुलेशन वहां पे, वो वहां पे उनको मानते नहीं है। वो तो इजराइल एक ज्यूस देश है, वो मेजोरिटी उनका ज्यूस है। ठीक है, ज्यूस जो होते हैं, उस तरह से अगर एक स्टेट में, ठीक है, अगर एक स्टेट में एक ही धर्म को मेजोरिटी दिया जाएगा तो वहां पे क्या होगा, उस देश में और जो माइनॉरिटीज जो रह रहे हैं, जो सिटीजन उस देश का रह रहे हैं, वो क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे मेजोरिटी जो होंगे माइनॉरिटीज को, माइनॉरिटीज वहां पे दिक्कत में आ जाएगा। तो इसीलिए सभी को नजर रखते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया गया कि हमारा देश सेक्युलर रहेगा, क्योंकि हमारा जो देश है बहुत बड़ा देश है और इसमें बहुत जाति के लोग रहते हैं, बहुत धर्म के लोग रहते हैं और बहुत लैंग्वेज बोलने वाला लोग रहते हैं। तो हमारा देश सेक्युलर है। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, हमारा देश में जो राइट टू इक्वालिटी है, ओके, राइट टू इक्वालिटी के तहत सभी यहां पे समान है, सभी धर्म यहां पे समान है। नो वन कैन डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट और रिलीजियन। अगर मान लीजिए सेक्युलर कंट्री में अगर हमारा देश को हिंदू मेजोरिटी दे दिया जाता, इसको हिंदू ही मेजोरिटी दे दिया जाता, हम मान लेते कि ये हमारा देश हिंदुइज्म देश है, इसको मान लेते, अगर यहाँ पे सेक्युलर नहीं होता, हिंदुइज्म लिखा होता, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा होता हम हिंदुइज्म मेजोरिटी है और हम भारत को हिंदू राष्ट्र के तहत डिक्लेयर करते हैं, अगर ये लिखा होता तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे बहुत माइनॉरिटीज लोग रहेंगे, एक अगर मेजोरिटी को हम डिक्लेयर कर लेंगे मेजोरिटी में, तो इलेक्शन होगा, इलेक्शन में अगर मान लीजिए मेजोरिटी के लोग सब आ गए, मेजोरिटीज यहाँ पे मेजोरिटी ज्यादा हो गया, इलेक्शन में सभी पावर में मेजोरिटी का लोग आ गए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो क्या लॉ बनाने देंगे एग्नेस्ट माइनॉरिटीज के खिलाफ जो लॉ आएगा, ठीक है,
अगर माइनॉरिटीज को कुछ प्रिविलेज चाहिए होगा, क्या वो बनाएंगे? कभी नहीं, वो तो हेट करेंगे माइनॉरिटीज को। माइनॉरिटीज को क्या बहुत सारा दिक्कत आ जाएगा, इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसके चलते माइनॉरिटीज के पास कोई भी हेल्प करने वाला नहीं रहेगा, वो कहां पे भी मदद मांगने नहीं जा सकते, बिकॉज मेजोरिटी के हाथ में ही कानून है अभी, तो वो डोमिनेट कर रहे हैं। इसीलिए सेक्युलर में क्या होगा, सेक्युलर में सभी यहां पे इक्वल है। यहां पे देखिए 3 तरीके से यहां पे सेक्युलर होने से बेनिफिट होता है। क्या बेनिफिट होता है? इंडियन सेक्युलर है, हमारे देश को, ठीक है, सेक्युलर। इससे पहले हम जानते हैं, देखिए भारत को क्यों, जो एक स्टेट को ठीक है रिलीजन से क्यों सेपरेट किया गया है? बोल जिस तरह से हम डिस्कस किए, अगर एक स्टेट को हम रिलीजन से सेपरेट नहीं करते हैं, अगर स्टेट को रिलीजियस डिक्लेयर कर लेते हैं कि इस रिलीजन का स्टेट है और एक इस रिलीजन का देश है, तो वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। वहां पे जो लॉ बनाने वाले लोग होंगे, जो हायर अथॉरिटीज होंगे, जहां वहां पे वो सरकार जो होगा, वो मेजोरिटी का लोग वहां पे बैठे होंगे, तो माइनॉरिटीज के तरफ वो बायस्ड नहीं होंगे, वो उनके ही मेजोरिटी के कम्युनिटी जो होगा उनके तरफ बायस होंगे और माइनॉरिटीज के खिलाफ लॉ बनाएंगे। तो वो क्या राइट टू इक्वालिटी देता है? राइट टू कहाँ, क्या वो वहां पे हम बोल सकते हैं दैट इज राइट टू इक्वालिटी? वी आर लिविंग इन ए सोसाइटी और स्टेट दैट गिव्स अस राइट टू इक्वालिटी? नो, वी कैन नॉट से। इसीलिए एक स्टेट को एक रिलीजियस कंट्री से, एक रिलीजियस जो उसका जो टैग है वो नहीं लगना चाहिए। स्टेट हर सभी टाइम एक रिलीजन से सेपरेट रहना ही बेहतर है, ठीक है। तो हम भारत का जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलरिज्म को माना है, अडॉप्ट किया है। हमारे यहाँ पे सभी धर्म को हम सम्मान देते हैं, कोई एक धर्म बड़ा नहीं है यहाँ पे, ऑल आर इक्वल, ऑल द रिलीजियंस आर इक्वल। तो देखिए इंडियन सेक्युलरिज्म में 3 जो कारण है, दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। यहाँ पे एक जो कम्युनिटी है, एक रिलीजियस कम्युनिटी है, वो कभी और दूसरे को डोमिनेट नहीं करेगा। देन सेकेंड वन, that some members do not dominate other members of the same religious community। देखिए इस तरह की भी है, एक सेम रिलीजियस कम्युनिटी में एक सेम जाति के जो लोग रहते हैं, वहां पे भी अपर कास्ट और लोअर कास्ट है। तो क्या होता है, अपर कास्ट का लोग सभी हर वक्त डोमिनेट करते हैं लोअर कास्ट को। तो यहाँ पे हमारा भारत में इस तरह से नहीं होगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। और क्या, that state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individuals। हमारा देश ना ही किसी को फोर्स करता है कि आप ये जाति, ये जो धर्म है इसको आप मान लीजिए, अदरवाइज ये देश छोड़ लीजिए। ना ही आपसे आपका धर्म छीन लेता है, आपका जो आप जिस धर्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ना ही आपसे वो छीन लेता है। ये ही हमारा देश का क्या है, नेचर ऑफ ब्यूटी है, ठीक है। देन और क्या है, हम यहां पे देखिए, हमारा यहां पे कोई भी एक जाति, एक जो धर्म है, इसको हम गुरुत्व जो प्राधान्य नहीं देते हैं। तो जो हमारा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से यहां पे आप देखे होंगे, कोई भी धर्म का सिंबल वहां पे आप नहीं पाएंगे। वहां पे अगर पूज रहे होंगे तो सभी धर्म को वो वहां पे पूज रहे होंगे, लेकिन जो कि बैन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट प्रैक्टिस ओनली वन रिलीजियन, ठीक है। ये सेक्युलरिज्म में है हमारे देश में। और क्या है, आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते एक जो धर्म को, आप सभी धर्म को यहाँ पे सम्मान देंगे, और सभी धर्म का अगर सेलिब्रेशन होगा तो सभी धर्म का होगा, ठीक है। और जो अनटचेबिलिटी का जो था, यहाँ पे बयान किया गया है संविधान में। सेक्युलरिज्म में अनटचेबिलिटी भी आता है। अनटचेबिलिटी, एक ही कम्युनिटी का लोग होंगे, वो अपर और लोअर कास्ट हम जो बोल रहे थे, तो अपर कास्ट का लोग लोअर कास्ट को बोलेंगे अनटचेबल आप हो,
टच इनको नहीं करना होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अनटचेबिलिटी को बैन करता है। ठीक है, यहाँ पे अनटचेबिलिटी कम्प्लीटली हमारा संविधान में बैन है। ठीक है, जब भी कुछ सेकुलरिज्म में वायोलेशन होगा तब क्या होगा, जुडिशरी सिस्टम इंटरवेन करेगा, इसीलिए ही जुडिशरी सिस्टम है। ठीक है, इट्स एनफ फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी के बारे में हम जानेंगे। ओके, थैंक यू।